अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुशामदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू में कहा है कि उनकी जमात जेयूआई पीटीआई हुकूमत को नहीं हटाना चाहती थी, ताहम अपोजिशन का साथ देने के लिए उनकी जमात अपोजिशन के साथ खड़ी हुई। मौलाना फजलुर रहमान ने शिकवा करते हुए कहा कि नून लीग को दुबई मीटिंग्स में एतमाद में लेना चाहिए था। पीपल्स पार्टी तो पीडीएम का हिस्सा ही नहीं, इसलिए उससे दुबई मुज़ाकरात के बारे में नहीं पूछ सकते। मौलाना फजलुर रहमान ने यह भी दावा किया है कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने उन्हें चेयरमैन सेनेट बनने की पेशकश की थी। फैज हमीद ने उनसे कहा कि आपको सेनेट का चेयरमैन देखना चाहते हैं, ताहम उन्होंने इस पेशकश से इनकार कर दिया, जिसके बाद अपोजिशन को तकसीम दर तकसीम कर दिया गया। मौलाना ने यह भी कहा है कि इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। इस बात में कोई शक नहीं कि 20 सितंबर 2020 को 11 जमातों के इत्तेहाद के नतीजे में वजूद में आने वाली पीडीएम ने शुरू से ही मुल्क में जमहूरियत को मजबूत बनाने को अपनी बुनियादी तरजीह करार दिया। अक्टूबर 2020 में मौलाना फजलुर रहमान पीडीएम के सरबराह बने तो उस वक्त भी पीडीएम का यही बुनियादी मुतालिबा रहा कि मुल्क में फौज और एजेंसीज की मुदाखलत के बगैर शफाफ इंतखाबात करवाए जाएं। मगर पीडीएम में मार्च 2021 में उस वक्त इख्तिलाफात नुमायां तौर पर सामने आ गए जब पीपल्स पार्टी ने असेंबलियों से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। सदर जरदारी ने ऐलान किया कि अगर लड़ना है तो सबको लड़ना होगा और इसके लिए नवाज शरीफ को भी वतन वापस आना होगा। इस इख्तिलाफ के बायस पीपल्स पार्टी को पीडीएम से अलग कर दिया गया। मगर यह भी तारीखी हकीकत है कि जब अक्टूबर 2021 में उस वक्त के आर्मी चीफ और वजीर आजम के दरमियान इख्तिलाफात पैदा हुए तो पीपल्स पार्टी के साथ पीडीएम की जमातों, खास तौर पर नून लीग और जेयूआईएफ ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया। साबिक वजीर आजम ने मार्च 2022 में जब एक जलसे में यह दावा किया कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने उनसे कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान को डीजल ना कहा करें, तो समझने वालों ने उसी वक्त समझ लिया था कि हालात किस जानिब जा रहे हैं। और फिर के दरमियानी शब मौलाना की पीडीएम और पीपल्स पार्टी ने जिस तरह तहरीक अदम एतमाद करवाया, यह अब हमारी तारीख का हिस्सा है। मौलाना ने कौमी असेंबली में अपनी जमात के 13 फैसला कुन वोटों के साथ न सिर्फ अप्रैल 2022 में शहबाज हुकूमत का साथ दिया, बल्कि अपने साहिबजादे असद महमूद को मवासलात जैसी अहम वजारत भी दिलवाई। ऐसे में 15 माह गुजरने के बाद फजलुर रहमान के इस दावे का क्या मकसद है कि उनकी जमात पीटीआई की हुकूमत को हटाना नहीं चाहती थी। लेकिन जो भी उन्होंने एतराजात, तहफ्फुजात और शिकवे किए हैं, उनका जवाब तो आया है। अब से कुछ देर पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मुलाकात हो रही है। शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और साथ उनके साहिबजादे भी इस मुलाकात में मौजूद हैं। एक जानिब तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर ये मुलाकात हो रही है, दूसरी जानिब बाहर सहाफियों से गुफ्तगू में जेयूआई के तर्जुमान कुछ बातों की तरदीद, कुछ की तस्दीक, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि एतमाद, जो अदम एतमाद का रास्ता हमारा नहीं था, आसिफ जरदारी का था। वक्त आएगा और पता चलेगा कि अदम एतमाद के मौके के पीछे कौन सी ताकतें थी। वहीं ये तारीफ भी कर रहे हैं कि वजीर आजम की जानिब से जो असेंबलियों की मुद्दत खत्म करने का बयान है वो मुश्तरका है। पंजाब के एपी के जो कुछ भी हिकमत अमली रही वो इत्तेहादियों की मुश्तरका थी। सो जेयूआई चाह क्या रही है, पैगाम क्या दे रही है और इस पैगाम के अंदर से निकालना क्या मकसद है। ये तो तय हो गया है कि नवाज शरीफ, फजलुर रहमान, पीपल्स पार्टी सब मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात के लिए तैयार हैं। क्या ग्राउंड भी तैयार है या दरमियान में कुछ हिकअप्स रहेंगे? सवाल पैनल के लिए, और पैनल में हसन निसार, अबसार आलम, शहजाद चौधरी, इसार राना। आप चारों का बहुत शुक्रिया। दुबई मीटिंग्स पर एतमाद में क्यों नहीं लिया, मौलाना का शिकवा। जेयूआई चेयरमैन पीटीआई की हुकूमत को हटाना नहीं चाहती थी, मौलाना का एतराफ। सियासी मुस्तकबिल के लिए मौलाना फजलुर रहमान की ख्वाहिश क्या हो सकती है? हसन निसार साहब, इंतखाबात की तैयारियां हैं, ख्वाहिशात का इजहार है, कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता। शिकवे भी कर रहे हैं मौलाना साहब और एतराफात भी। ये मोमिनाना किस्म की ब्लैक मेलिंग है कि हम भी तो पड़े हैं राहों में बेसिकली। और ये पीटीआई के हवाले से जो बात की है, बुनियादी तौर पे आप सारे सवाल में मुझे एक बात ढंग की नज़र आई जो बेसिकली इर्रेलेवेंट है, वो है इलेक्शन के हवाले से। आपने कहा ये कि इलेक्शन वक्त पे हो जाएंगे फलाना, इट्स इर्रेलेवेंट, फजूल बात है। इलेक्शन अगर सही मानों में इलेक्शन नहीं होते, अगर वो इलेक्शन के नाम पे एक वारदात होती है तो सही वक्त पे छोड़ें, आप गलत वक्त पे करा लें, नताइज उसके गलत निकलेंगे और शायद वो भयानक होने की हद तक गलत हों। सो इट इज़ इर्रेलेवेंट कि इलेक्शन वक्त पे हो जाएंगे। क्या वक्त पे हो जाएंगे?
वक्त पे जिस तरह के नज़र आ रहे हैं, और ज़बान ज़देआम है ये बात, मैं कोई मार्फत का कलाम नहीं आपको पेश कर रहा। बाकी ये जो गिले शिकवे हैं, अच्छा चाहेंगे क्या, चाहना क्या है? पैदाइशी तौर पे पैदा होने से पहले भी ख्वाहिश है प्राइम मिनिस्टर। वो जिनके होठों को या मुंह को ये खून लग जाता है सारा, मुझे नहीं समझ आती। बंदा वो छोटी सी बात पे सारा कुछ छोड़ छाड़ के चला जाता है। ये इतना डेस्परेटली वो कर करा के बेटे को ये दिला दिया, वो दिला दिया वाला काम है। क्या चाहेंगे वो? वज़ारत उज़्मा दे दो। अगर वहां कुछ नहीं बनता तो जो दे सकते हो दे दो, तेरा अल्लाह ही बूटा लावेगा, दे जा सगिया राहे खुदा। और क्या है? गुज़िश्ता रोज की गुफ्तगू में तो बता रहे हैं कि उनको चेयरमैन सेनेट की ऑफर हुई थी जिन्होंने कबूल नहीं की। हमें उनके इख्तिदार की ख्वाहिश का भी पता है। अच्छा वो पता नहीं भाई, अल्लाह बेहतर जाने। पूरी बात की है, अधूरी बात की है, उसके साथ शराइत क्या थी, हुई है नहीं हुई है। इस मुल्क का जो हुक्मरान तबका है ना, सियासतदान, वो लोग हैं जो लगाने वाली दवाई खाने लगते हैं और खाने वाली दवाई लगाने लगते हैं। खोती बोर्ड के नीचे आ जाती है चंद साहब। इनकी औकात असल में क्या है वो आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ। और वेलकम बैक मिस्टर अबसार आलम, वो भी जानते होंगे। एक हल्की सी स्माइल दे दें ताकि मुझे देख के खुशी हो। आई वॉज मिसिंग हिम। तो बहरहाल इतनी सी बात। और क्या चाहना है इन्होंने? दे रहा हूँ, चुपड़ी हुई और चार चाहते हैं। और क्या है? वज़ारत उज़्मा की मांगेंगे, चाहे पीछे वोट एमएनए के उनके पास हो ना हो, सीटें असेंबली में हो ना हो। ये कोई जायज ख्वाहिश होगी? वो इस मुल्क में सब कुछ होता है। नहीं, इस मुल्क में सब कुछ होता है, लेकिन अगर ब्लैकमेलिंग का वो लेवल हुआ तो हो जाएगा। यहाँ तो मोइन कुरैशी भी होता है, यहाँ तो शौकत अजीज भी होता है, यहाँ तो अलमास बॉबी के घर चांद सा बेटा भी हो सकता है। मैदान में है और जमाते मैदान में है। जेजुआई के पास आप समझते हैं ऐसा होगा, ऐसी सीट्स होंगी? आयशा, मैं चाहने की बात कर रहा हूँ, चाहने की। ठीक है, चाहने की बात कर रहा हूँ। सही हो गया। हाँ, ख्वाहिश तो नहीं हो सकती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा है। बिल्कुल ठीक। हाँ, कुछ भी मांग के कहीं भी सौदा, ये बार्गेनिंग, एक बार्गेनिंग का तरीकेकार है। और क्या है ये? ठीक है जी, बार्गेनिंग है, जाहिर बात है कहीं से भी शुरू होगी और वो टॉप से ही शुरू होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता कहाँ आके ठहरेंगे। शहजाद साहब, दुबई में मीटिंग हुई, और वो ये कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी औकात में, यूं कहें ना आप, बस ठीक। जरा डील बेहतर हो जाए। और एतमाद में नहीं लिया गया जी। ठीक है हसन साहब, उस पे उन्होंने शिकवा भी किया, फिर कुछ एतराफात भी किए, और आज उनके तर्जुमान ने तो एक कदम और आगे जाके एतराफ कर दिए कि वक्त बताएगा अदम एतमाद के मौके के पीछे कौन सी ताकतें थी। और वो कहते हैं कि हम तो चाहते थे कि स्ट्रीट पावर से हुकूमत जाए और फौरन फिर इलेक्शन हो जाए। ये जो हमें एक दरार कहे नजर आ रही है इन हुकूमती इत्तेहाद के दरमियान, ये ऐसी गुफ्तगू, ये सिर्फ एक दबाव डालने की कोशिश है कि वो जो दो बड़ी जमातें मुलाकातें करके कोई सियासी मुस्तकबिल तय कर रही हैं कि कैसे बंदरबांट करनी है, उसमें अपने हिस्से के लिए है, या वाकई इस हुकूमत की नाअहली का अगर कुछ मौलाना समझ रहे हैं कि हम वो बोझ ना उठा पाएंगे इलेक्शन में, इसलिए अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं? देखिए, मौलाना साहब काबिल कदर हैं, लेकिन उनकी सियासी तारीख के अंदर अगर दो ऐसे मौके जबकि उनको बहुत अहमियत मिली वो आए, उसके अलावा भी वो ढूंढते रहते हैं मौके, ढूंढने अपनी अहमियत बनाने के, लेकिन ख़ास तौर पर जिसे कहते हैं इस्टेब्लिश्ड दो मौके थे, तो वो जब उनकी एमएमए की हुकूमत बनी खैबर पख्तूनख्वा में, वो भी एक अताई हुकूमत थी, किसी ने दी थी, उस वक्त बना के दी थी कि ये आप कीजिए। उस वक्त ही बंदर बांट हुई थी, उसमें मौलाना के हिस्से वो गया था खैबर पख्तूनख्वा। और उसके बाद जब पीडीएम बनी है, पीडीएम में जब उनको सदर का ओहदा दिया गया, तो मौलाना साहब ने समझा कि मैं अपने महराज को, अपने मुस्तकबिल को, अपने प्रॉमिस को पहुंच गया। बदकिस्मती ये है कि वो जब पीडीएम के अंदर सदर भी वो बन गए, उसके बावजूद उन्होंने देखा कि जो असल ताकत है, चाहे वो सियासी है, वो या लंदन में है, या अगर इंतज़ामी है तो वो शहबाज शरीफ साहब के दफ्तर में है, वज़ीर आज़म है, और अगर कोई और गैर मरई है तो वो उसके पीछे है। तो उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि मैं सदर होते हुए भी कुछ नहीं। तो ये जो कुछ आपको नजर आ रहा है ये फ्रस्ट्रेशन है। लेकिन उनका ये मशवरा बहुत साहिब था नवाज शरीफ साहब के साथ मिल के कि पीटीआई की हुकूमत को अपना वक्त या अपने अंजाम को खुद से पहुंचने दो। बहुत साहिब मशवरा था जिस पे अमल नहीं किया गया। अब अमल नहीं किया गया तो दो चीज़ों की वजह से अमल नहीं किया गया। एक जरदारी, उनके मुताबिक जरदारी साहब का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर जोर देने की वजह से, जो कि हुआ, और दूसरा शहबाज शरीफ साहब का फिर PMLN की हैसियत में उस इक़्तिदार को एक्सेप्ट कर लेना। ये दो चीज़ें बहुत अहम हैं
क्योंकि अगर जरदारी साहब ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दिया था तो किसी वजह से दिया होगा, किसी वादे वईद भी दिया होगा, और करने के बाद इमरान खान को देखने के बाद कि ठीक है आइंदा का रास्ता हमारे लिए खुलेगा। आइंदा के रास्ते कितने खुलेंगे, कैसे खुलेंगे, ये अब उनको भी श्योर नहीं है। शहबाज शरीफ साहब जिन्होंने उस वक्त ये ओहदा कबूल किया PMLN की हैसियत में या उनके बिहाफ पे, अब वो इसमें बड़े जिसे कहते हैं ना मंझ चुके हैं, उनको मजा आ गया इस चीज का। आने वाले दिनों के अंदर अगले इलेक्शंस के बाद दो चीजें हो सकती हैं, इनमें से कोई भी ना हो जो सामने आए। और पीपल्स पार्टी की मुझे इसलिए नजर नहीं आता क्योंकि उनके जो स्टेक्स होने चाहिए सूबों में, खासतौर पर पंजाब में, मुझे वो नजर नहीं आते। लेकिन अगर PMLN किसी लेवल पे भी ऊपर आती है तो शहबाज शरीफ साहब ने जो अधूरा अपना टेन्योर गुजारा है वो उसको पूरा करना चाहेंगे, और अगर वो पूरा करना चाहेंगे तो क्या उस सूरत में फिर जरदारी साहब इनके साथ मदद के लिए शामिल होंगे या नहीं होंगे। उस सूरत में नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान मसला आ सकता है। तो ये आगे का सफर, सियासी सफर, सियासी पार्टियों के लिए कोई आसान नहीं होगा। होगा कब, ये वो चीज़ है जिसका कि बुनियादी तौर पर हम सब इस वक्त सोच विचार कर रहे हैं कि नवंबर होगा या मार्च होगा, या नवंबर या मार्च के बीच की कोई तारीख होगी। उसका ताल्लुक उन चीज़ों से है जो हमारी सियासत से जुड़ी हुई हैं, लेकिन शायद इस अगले इलेक्शन में इतनी इफेक्टिव या इतनी प्रोमिनेंट ना हो, जिसमें कि चेयरमैन PTI का मसला सबसे बढ़ गया। मौलाना साहब भी इलेक्शन की बात कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब का भी आज स्टेटमेंट आया कि इलेक्शन की तैयारी करें नवंबर के लिए। आपको लगता है ग्राउंड तैयार है या देयर इज मैनी स्लिप, जो कहा जाता है कि कप एंड लिप के बीच के मामला है, आप ये समझ रहे हैं कि ये कहीं आगे जाएगा, ताखीर हो सकती है, श्योरिटी नहीं है कि इंतखाब हो जाएगा हुकूमत की मुद्दत खत्म होने के बाद? आयशा, जहां आइन कुछ ना कर सकता हो, जहां कानून की अमलदारी या एक अदालत, सुपीरियर अदालत के अहकामात कुछ ना कर सकते हैं इलेक्शंस की शक्ल में, वहां पर नवाज शरीफ साहब का या मौलाना साहब का चाहना या जरदारी साहब का चाहना क्या माने रख सकता है? सोचने की बात है। ठीक है, इसार साहब आपकी तरफ आऊंगी। गुफ्तगू वही है, शिकवे हैं, एतराफात हैं कुछ माजी को लेकर, कुछ सियासी मुस्तकबिल के लिए तगोदो है, या हालिया हुकूमत की कारकर्दगी से डिस्टेंस करना मकसद है? देखिए, हालिया हुकूमत की कारकर्दगी से तो मौलाना साहब कभी भी डिस्टेंस नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अपने बेटे जो हैं एक अहम वजारत पे बैठे हुए, तो ये तो हो नहीं सकता कि आप गुड़ से परहेज़ करें और गुलगुले जो हैं वो खाते रहें, तो वो तो आपको ओन करना पड़ेगा। और ये ईमानदारी की बात ये कि कासिम के अब्बू के ख़िलाफ़ ये तो सारे बिलों में छुप के बैठ गए थे, और इन्होंने तो तनबा तकदीर सारी चीज़ें मान ली थी। सब मौलाना फजलुर रहमान थे जिन्होंने एक एग्रेसिव इनिंग जो है वो अपनी जारी रखी, और एक वक्त ऐसा आया था कि ऐसा लगता था कि कासिम के अब्बू बामुकाबला मौलाना फजलुर रहमान है, बाकी तो ये सब सारे जो थे अपने अपने लपेट के गायब हो गए थे। अब जब मौलाना फजलुर रहमान की मेहनत रंग लाई और एक अपोजिशन जो है जो उस वक्त जिंदा कर क्रेडिट गोज टू मौलाना साहब कह रहे हैं, बट मौलाना साहब कह रहे हैं अदम एतमाद का क्रेडिट मैं उस तरफ आ रहा हूं। मौलाना साहब का एक अलमिया है, मौलाना साहब हमेशा आधा सच बोलते हैं। अच्छा। वो उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि MMA की हुकूमत उनको किसने बना के दी थी। उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि जब उन्होंने लॉन्ग मार्च किया था तो किसने उन्हें श्योरिटी दी थी कि हम इस्तीफे दिलवा देंगे। उन्होंने कभी ये तो बता दिया कि अदम एतमाद के पीछे कुछ लोग थे, लेकिन बताया कुछ लोग मुझे चेयरमैन सेनेट देखना चाहते थे। मैं वो उससे आ रहा हूं। उन्होंने कहा अदम एतमाद के पीछे कुछ लोग थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वो लोग कौन थे। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि मैं तो नहीं चाह रहा था कि हुकूमत जो है खत्म हो, लेकिन फिर किसने उन्हें मजबूर किया कि वो उस मुहिम का हिस्सा हो गए, जिसके बाद कासिम के अब्बू को अपना बिस्तर बोरिया उठा के घर जाना पड़ गया। तो अब की जो सूरत हाल है उसमें यह है कि मौलाना फजलुर रहमान ये समझते हैं कि ये आपस में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून या आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं फ्यूचर प्लानिंग करके आपस में चीजें वालों कुड़ियों वंडी दी शह ले जाओ करके बांट रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ नहीं दे रहे। तो आपने अभी देखा होगा कि अभी आप उन पर कह रहे थे कि उन्होंने ये नहीं बताया वो नहीं बताया, जो बताया है क्या वो दुरुस्त बताया? जिसपे हसन साहब ने कमेंट किया कि उनको किस तरीके से चेयरमैन सेनेट देखना चाहती थी शख्सियात और वो पैगाम भी लेकर आई, ये बात उन्होंने दुरुस्त की है। देखें,
बात यह है कि ये ऐसे ही है जैसे मुझे कोई आके कहे कि मैं आपको मर्सिडीज दूंगा। वो नाम ले तो आपको इतराज है, वो नाम ना ले किसी का तो आपका नाम लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ कि मुझे कोई आके कहे कि जी मैं आपको मर्सिडीज दूंगा, तो वो कह रहा है ना, दी तो नहीं है ना। वो इस चक्कर में मर्सिडीज के लालच में मुझसे क्या क्या काम करवाता है, उसके बाद ही मैं मुझे मर्सिडीज मिलेगी ना। यही लालच है कि जो कहा जाता है मिल जाएगा। और दूसरी चीज ये कि देखें, इलेक्शन के हवाले से हम मीडिया ये कह रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान भी इलेक्शन चाहते हैं, जबकि मौलाना फजलुर रहमान वो पहले आदमी थे जिन्होंने कहा था कि असेंबली की मुद्दत 1 साल के लिए बढ़ा दी जाए। उसकी वजह यह है कि अगर अगस्त में असेंबलियां टूट जाती हैं और निगरान हुकूमत आती है, सितंबर तक जो है चीफ जस्टिस साहब यही रहते हैं, कुछ पता नहीं है कब उस दौरान पता नहीं क्या कुछ कर लेंगे। वो ऊपर निगरान हुकूमत साहब ने कि जब आईन और कानून ही नहीं है तो फिर तो कुछ नहीं, निगरान हुकूमत वो बोझ भी नहीं उठा सकेगी ना सितंबर तक का। निगरान हुकूमत उठाने पे आए तो देखे ना पंजाब KP का कितना ज्यादा बोझ उठा लिया, कुछ भी उठाया जा सकता है। अफसार साहब, अगर आपको सवाल आपके जहन में अब तक हो इस वक्फे के दौरान जो हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ, तो प्लीज शुरू कीजिए सर। जी, मौसम से सबसे पहले तो मैं हसन निसार साहब ने मुझे कहा था कि एक स्माइल दें, तो मैंने बहुत बड़ी स्माइल दी थी, लेकिन वो बदकिस्मती से आप नजर नहीं आ रहे आज तो मेरी स्माइल जो है वो हवा में कहीं गायब हो गई। वो हसन निसार साहब तक पहुंची नहीं, तो वो पहुंचा दें प्लीज, अगर वो सुन रहे हो तो हमें बता दें। मैंने बहुत बड़ी स्माइल दी है, इतनी बड़ी स्माइल अगर मैं कहीं और देता क्या। और फिर दूसरी बात यह कि मैंने आज एक मुख्तलिफ कलर की शर्ट पहनी हुई थी और उमर साहब ने उसकी तारीफ भी की, वो भी नहीं देख पाए लोग। चलें, कोई बात नहीं। हमारा कैमरा बर्दाश्त नहीं कर सका आपकी शर्ट का कलर, मेरा ख्याल से। क्योंकि ऐसे कलर की शर्ट जो हैं वो हसन निसार साहब और शिजात चौधरी साहब पहनते हैं, तो मैंने भी सोचा, लेकिन मुझे कोई लिफ्ट नहीं करवाई कैमरे ने। अब आता हूँ आपके सवाल की तरफ। आपके सवाल के जवाब देखिए, ये जो है ना, ये सिवर रैटलिंग जिसे कहते हैं या मसल फ्लैक्सिंग है इलेक्शन से पहले तमाम सियासी जमातें, ये PDM जो है ये इमरान खान को इक़्तिदार से निकालने के लिए, तो इत्तेमाद कामयाब करने के लिए एक आर्जी इत्तेहाद है, ये कोई इंतखाबी इत्तेहाद तो है नहीं। अब हर एक ने शतरंज के मोहरों की तरह, यही शतरंज की गेम है जिसमें हर कोई अपने मोहरों को इस्तेमाल कर रहा है और हर कोई चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा हिस्सा ले लूँ इससे पहले कि असेंबली डिसॉल्व हों और इंतखाबी अमल शुरू हो जाए। ये उस वजह से इख्तलाफात है और कोई उसूली, कोई नजरियाती इख्तलाफात नहीं है। मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने जो मौलाना साहब को अलग रखा है, वो भी अपनी नाराजगी उन्होंने थोड़ी शो की है, क्योंकि मौलाना साहब ने जो गवर्नर जो KP के गवर्नर पे जो उन्होंने ANP का नहीं आने दिया, शायद उस पर दोनों बड़ी जमातें जो हैं वो खुश नहीं थी। एक तो वजह ये, और भी बहुत सारी अंदरूनी वजूहत होंगी, जिसमें से काफी सारी वजूहत ये हैं कि जो मौलाना साहब के पास मिनिस्ट्रीज हैं, खैर मैं दूसरी मिनिस्ट्रीज में भी कौन सा फरिश्ते बैठे हुए हैं, वहां पे लोगों के काम, बाज लोगों के काम बड़ी तेजी से हो जाते हैं, जिनकी फाइलों को पहिए लग जाते हैं, और बाज के काम उतनी जल्दी नहीं होते, जायज काम भी। तो इसलिए भी एक मौलाना साहब की जमात पे ये एतराज आ रहा है इन दोनों जमातों की तरफ से। अब मौलाना का एतराज ये होगा कि ये वहां बैठ के आने वाली जो केयर टेकर हुकूमत है, केयर टेकर वजीर आजम का फैसला कर रहे हैं, केयर टेकर जो हुकूमत होगी उसकी काबीना की वजारतों का फैसला कर रहे हैं। देखिए, ये जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट खेल हो रहा है इस वक्त, और उसमें सूबा सिंध भी है, बलूचिस्तान भी है। बलूचिस्तान में तो मौलाना साहब का बहुत बड़ा स्टेक है, और कौमी असम्बली में भी, यहाँ वफाक में भी उनके अपना बेटा वजीर है, उनके बहुत सारे दूसरे नॉमिनेटेड वफाकी काबीना में वजीर हैं, तो वो चाहेंगे कि केयर टेकर गवर्नमेंट में भी उनके नॉमिनीज हों। तीसरा, सिंध में जो है उनका इन्फ्लुएंस अब पहले से बड़ा है, और वो चाहेंगे कि उस इन्फ्लुएंस की वजह से वो सिंध की जो सूबाई काबीना बननी है, जो क्या कहते हैं उसको, इंटरिम गवर्नमेंट, उसमें भी उनको हिस्सा मिले। इसलिए वो थोड़ा सा नखरा दिखाएंगे, थोड़ा सा गुस्सा दिखाएंगे, अटेंशन सीख करेंगे तो टेंशन मिलेगी। तो ये मसल फ्लेक्सिंग है, और वो ये अपने। अच्छा, अफसार साहब, कता कलामी सर, ऊपर हसन निसार साहब ने कहा कि वो वजारत उज़्मा तक मांग सकते हैं, ख्वाहिश करने में क्या हर्ज है, और बिल्कुल जायज कर रहे हैं। आपने बलोचिस्तान सिंध का जिक्र किया है, क्या सियासी हिमायत या अपने सियासी जुस्से के बदले वो उससे बड़ा हिस्सा या बड़ी सियासी कीमत की मांग कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं, या जो भी वो सियासी बार्गेन करते हैं, पीपल्स पार्टी नून लीग देंगी, देना चाहिए, किस हद तक दे सकते हैं? देखिए, मांगने को तो आप चांद में मांग सकते हैं, और अपने महबूब जो है वो चांद, अभी तो गाना भी आया हुआ है ना कि चांद लेने गया तो 7 सितारे भी तोड़ लाया 5-7। तो ये तो चलता रहता है। और आपको मैं एग्जांपल दूं मंजूर भट्टू साहब की, पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहे हैं,
और वो छोटी जमात से उनका ताल्लुक था, लेकिन बड़ी सियासी जमात ने उनको सपोर्ट किया, और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इधर वजारत उज़्मा में भी हैं। तो ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है कि उनका जुस्सा कम है और वो हिस्सा ज्यादा मांग रहे हैं। वो ज्यादा, ये सियासत में बार्गेनिंग तो ऐसे होती है कि आप अपने हिस्से से ज्यादा मांगते हैं और तब आपको जाके वो कुछ मिलता है जो आप असल में चाहते होते हैं। तो मेरा ख्याल है इस पे कोई बार नहीं है। और मौलाना तो खुद आलम दीन है माशाल्लाह, बहुत अच्छे आलम दीन है, वो तो फतवा भी अपने हक में कोई ना कोई दे लेंगे कि मैंने अपने हिस्से से ज्यादा क्यों मांगा, और क्या क्या शरई वजूहात हैं। तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है, ये चलता है। देखना ये है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अब उन्हें क्या दे सकती हैं। वैसे नुकसान क्या होगा, मैं तो समझता हूँ पीडीएम जुलाई के मिड तक ये तो अपनी गुफ्तगू में कल की में बता रहे हैं कि उनको चेयरमैन सेनेट की पेशकश जनरल फैज कर चुके हैं एक वक्त में, जिसको उन्होंने उस वक्त रद्द कर दिया था। जाहिर है वो उस वक्त तो जाहिर है अभी से ऊपर मांगेंगे फिर वो कुछ। और अभी मैं समझता हूँ कि मैं देखिए, ये मेरा जाती ख्याल है और मैं गलत भी हो सकता हूँ। मैं मौलाना साहब की जितनी सियासत देखी हुई है, मौलाना साहब की पर्सनैलिटी जो है वो चेयरमैन सेनेट से बड़ी है। ये बात हमें पाकिस्तान की सियासत के तनाजुर में माननी पड़ेगी। अभी जो चेयरमैन सेनेट बना है, इसकी कौन सी सियासी जमात है, कौन सा बैकग्राउंड है इसका, तो इसके बराबर तो नहीं है ना। मौलाना की 2-3 नस्ल की जनरेशन की उनकी सियासी जिद्दोजहद है, और बहुत उनके वालिद साहब जो हैं वो पाकिस्तान के जो आइन बानियान आइन में से हैं, उन्हें सिग्नेचर किए हुए हैं। वो भी एमआरडी के हेड, एमआरडी के तो नहीं लेकिन आईजीआई के हेड रहे हैं, ये खुद एमआरडी के हेड रहे हैं। सर, फिर ऐसे जमहूरियत पसंदों को इस तरह की पेशकश को इतने साल छुपा के रखना चाहिए। हम इन्हें कहेंगे ट्रू डेमोक्रेट्स, जो ऐसी मुलाकातें और फिर सियासी जमहूरी लोग भी कहलाएं, और फिर जब वक्त पड़े, जब जरूरत लगे, तब ऐसी बातों को इस्तेमाल कर लिया जाए। ये तो ना फिर डेमोक्रेसी हुई ना सर। आप जमहूरियत कहें, अमरियत कहें, जब आप एक सियासत में है ना, वो सियासत जमहूरी हो, वो सियासत 1 पार्टी हो, वो 2 पार्टी सियासत हो, सियासत होती ही इक़्तिदार के लिए, इसमें तो कोई छुपी बात ही नहीं है। ये तो कुछ भी बात है। जमात इस्लामी जो इस्लाम का नाम लेती है, और इस्लाम में ये कहा गया कि आप अपनी ख्वाहिश का इजहार ना करें हुक्मरान बनने के लिए। जमात इस्लामी तक भी इंतखाबात में जब हिस्सा लेती है तो वो इक़्तिदार हासिल करने के लिए लेती है। तो ये तो बिल्कुल मेरा ख्याल है कि लॉजिकल बात है। ये समझना कि एक सियासी जमात है, सियासी जमात के सरबराह हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं और वो इक़्तिदार की ख्वाहिश ना रखें, ये मुमकिन नहीं है। ठीक है जी, इक़्तिदार की ख्वाहिश रखना सियासी जमातों, जमहूरी जमात ख्वाहिश है और होनी चाहिए। और इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ सियासत और आने वाले दिनों के लिए हो रहा है, मगर काश के तमाम रास्ते अवाम के दरमियान से निकलें, अवाम के फैसलों से निकलें और अवाम के लिए निकलें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अगले मौजू पर गुफ्तगू रहेगी, हमारे साथ रहिए। स्ट्रेट टॉक में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर पर कातिलाना हमले की मुहिम चलाने की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि चेयरमैन पीटीआई का दूसरों के जरिए आर्मी चीफ को कातिलाना हमले की धमकियां देने का मंसूबा बुरी तरह बेनकाब हो चुका है। चेयरमैन पीटीआई की मजमूम मुहिम जारी है। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुताल्लिका इदारे फौज के खिलाफ मुहिम रोकें। 9 मई के मंसूबा साज, सहूलतकार और हैंडलर्स को 2 टोक पैगाम है कि पाकिस्तान और इसके इदारों के खिलाफ हर साजिश कुचल देंगे। फौज और इसके सरबराह के खिलाफ मुहिम आज़ादी इजहार नहीं है। आर्मी चीफ के खिलाफ घटिया, मजमूम और शरअंगेज मीडिया मुहिम शैतानी जहन की मनसूबाबंदी का नतीजा है। अवाम आर्मी चीफ फौज के पीछे चट्टान की तरह खड़े हैं। इन हालात में वजीर आजम शहबाज शरीफ का यह बयान बिल्कुल वाजिब है। अप्रैल 2022 के बाद से पाकिस्तान और खास तौर पर बैरून मुल्क से बैठकर सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से पाक फौज के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। 9 मई से पहले भी कभी किसी आर्मी जनरल की शहादत, किसी जनरल के मसलक, हत्ता के कई फौजी अफसरान के खानदान वालों के खिलाफ भी गलीज प्रोपेगेंडे किए गए। साबका दौर में जिस 5th जनरेशन वॉर का जिक्र किया जाता रहा, उसका अमली मुजाहिरा हमारे सामने गुज़िश्ता चंद माह में देखने में आया है। बैरून मुल्क बैठे पीटीआई के हामी व्लॉगर्स की तरफ से पाक फौज के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पर इंतहाई गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया गया। सानिया 9 मई के वाकयात के दौरान तो सोशल मीडिया के जरिए ऐसा प्रोपेगेंडा किया गया कि शायद दुश्मन भी शर्मा जाए। DGISPR ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि इस साजिश के लिए सोशल मीडिया पर झूठ फैलाया गया। तारीख से नावाकिफ इन व्लॉगर्स को मालूम नहीं कि पाकिस्तान की पूरी तारीख में हालात जितने भी संगीन रहे हों, पाक फौज के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में कभी दरार पैदा नहीं हुई है।
रावलपिंडी साजिश केस हो, 1971 में सकूते ढाका हो, 4 मार्शल लॉज हो या फिर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, पाक फौज हमेशा एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के तहत ही अपने फराइज सर अंजाम देती रही है। ऐसे में बैरून मुल्क बैठे ये व्लॉगर्स पाकिस्तान के दुश्मनों को खुश करने के लिए जितना मनफी प्रोपेगेंडा कर लें, इनके मजमूम मकासद कभी पूरे नहीं होंगे। हल और मामलात की हैंडलिंग किस तौर होगी, क्या ऑप्शंस हैं, इसी सूरत हाल पर गुफ्तगू रहेगी। आप सबके लिए सवाल। साबका हुकूमत जिस 5th वॉर का चर्चा किया गया, उसका अमली मुजाहिरा गुज़िश्ता 1 साल में हमारे सामने आया। क्या रियासत इस हकीकी 5th वॉर से निमटने में कामयाब हो जाएगी? हसन निसार साहब, जहां हम खड़े हैं, गुज़िश्ता कुछ माह से जिस तर्ज पर मामलात को, रियासती मुल्की मामलात को आगे बढ़ाया गया सोशल मीडिया के जरिए, व्लॉग्स के जरिए, खास तौर पर बाहर बैठकर, क्या ऑप्शंस मौजूद हैं और क्या निमटने में कामयाब होगी रियासत और हुकूमत? ये बताने से पहले मैं ये याद दिलाना चाहूँगा कि वज़ीर आज़म के भाईजान और भतीजी जान ये अभी चंद महीने पहले क्या ज़बान इस्तेमाल करते रहे हैं। इदारे का सरबरा कोई हो, वक्त कोई हो, मरहला जैसा भी हो, कैसी ज़बान इस्तेमाल होती रही है, कैसा कैसा नारा लगता रहा है। कुछ सोच समझ के बात करें, हर शय उस बंदे के खाते में ना डालती जाएं, आपकी असल बात भी कोई नहीं सुनेगा। एक बात। दूसरी, आपने पूछा कि 5th वॉर से निमटने में कामयाब हो जाएगी। देखें आयशा, हमारी कोई हुकूमत 75 साल में रोटी, कपड़ा, मकान, इल्म, अनाज, इलाज देने में कामयाब नहीं हो सकी। बुनियादी बातें। 5th जनरेशन वॉर के लिए तो बहुत क्रिएटिव थिंकिंग चाहिए, जबकि हमारे यहाँ हमारा जो सियासतदान है उसके बारे में अहमद अदीम कासमी साहब मरहूम ने बरसों पहले लिखा था, आप दस्तार उतारें तो कोई फैसला हो, आप दस्तार उतारें तो कोई फैसला हो। लोग कहते हैं कि सर होते हैं दस्तारों में, हमारे यहाँ जितनी बड़ी दस्तार होगी उतना ही छोटा सर होगा, जिसमें मग़ज़ की जगह मुनाफ़क़त और ख़यानत के सिवा कुछ नहीं होगा। इसके सिवा कुछ होगा तो वो खबासत होगी, बस। 5th जनरेशन वॉर ये ब्रिलियंट लोगों का काम है, क्रिएटिव लोगों का काम है। ये तो क्लैरिकल किस्म के मक्खी पे मक्खी मार किस्म के लोग हैं। क्लैरिकल थिंकिंग है सारी, इनकी सारी टर्मिनोलॉजी उठा के देख लो। आई टेक अवे अबाउट 50 वर्ड्स, ये बात करके बताएं। बरहम हो गए, अबदीदा हो गए, लोगों में घुल मिल गए, व्हाट नॉनसेंस। 5th जनरेशन वॉर ये ज़हीन लोगों का काम है, इन जैसे लोगों का काम नहीं है ये, हरगिज़। ठीक है, नहीं होगा इनसे, ये कह रहे हैं हसन निसार साहब। और अफसार साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस पूरे मामले पर अंदरूने बैरून मुल्क कानूनी इक़दामात की हिदायत कर दी है। क्या ऐलानात कर देना, ट्वीट कर देना, यही हल है हुकूमत के पास, या हुकूमत के पास कुछ इक़दामात करने को कोई रास्ता, कोई तरीका मौजूद है, या हुकूमत चढ़ जाएगी 5th जनरेशन वॉर के हथे? हुकूमत के पास कोई रास्ता नहीं है। और ये जो ट्वीट करना या कह देना, ये तो पिछले 15-16 माह से हम ये सुन रहे हैं कि वो कर देंगे, बैरून मुल्क भी ये कर देंगे, हुआ तो कुछ नहीं। और इससे साबित क्या होता है? इससे साबित ये होता है कि जो लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनकी जड़ें बड़ी गहरी हैं, उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई है। और उनकी ट्रेनिंग कैसे हुई है, उनकी जड़ें कैसे गहरी हैं? पिछले 12 साल का हिसाब आपको देना पड़ेगा जिन्होंने ये किया, और उनका नाम हम नहीं लेते बदकिस्मती से। जब तक आप सरगना को नहीं पकड़ेंगे, इस 5th जनरेशन वॉर का जो नताइज हमने 9 मई को और अब तक भुगत रहे हैं, इस सोसाइटी में जितनी तकसीम हो चुकी है, अदलिया तकसीम हो चुकी है, मीडिया तकसीम हो चुका है, अवाम तकसीम हो चुकी है, हवा खड़ा किया गया जो थी नहीं। जब हमने पढ़ा था तो मीडिया, हमने ये पढ़ा कि मिरर ऑफ सोसाइटी है, ये मिरर ऑफ सोसाइटी से टूल बन गया है सिर्फ लोगों के इस्तेमाल के लिए। लोगों को चेहरे नजर नहीं आते इसके अंदर अपने। अब देखिए होता था 60s में अमेरिका में कॉरपोरेशन ने मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को टेक ओवर करना शुरू किया, तब से वहाँ का मीडिया बदल गया। वो प्रोफेशनल मीडिया नहीं रहा जो 60 से पहले था। पाकिस्तान में 2000 के बाद पाकिस्तान का जो ट्रेडिशनल मीडिया था वो ट्रेडिशनल मीडिया नहीं रहा।
ठीक हो गया। गुफ्तगू को आगे लेके चलते हैं। ये जो गुफ्तगू हो रही है शहजाद साहब, नो डाउट अबाउट इट कि बहुत बार ये गुफ्तगू पिछले चंद माह में या चंद सालों में कि फैब्रिक ऑफ सोसाइटी डैमेज हो रहा है, बहुत ज्यादा सोसाइटी पोलराइज्ड हो गई। डीजी ISPR का एक स्टेटमेंट है इसी सूरत हाल के ऊपर कि सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के लिए वबा की सूरत इख्तियार कर गया है। आपके ख्याल में ऊपर जो गुफ्तगू हुई उसमें कहा गया कि मुमकिन नहीं है इसको हैंडल करना, ना हुकूमतों के बस की बात है। अमेरिका, यूरोप, दुनिया, व्लॉगर्स बाहर भी बैठे, यहाँ भी जो पाकिस्तान मुखालिफ, स्टेट मुखालिफ व्लॉगर्स हैं, क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई मुमकिन है या समझा जाए कि कुछ भी मुमकिन नहीं है? अच्छा, एक तो देखें, 5th जनरेशन वॉर जो है ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर लागू नहीं की जा रही है, ये दुनिया भर का मसला है। इस वक्त यूक्रेन रूस की वॉर के अंदर भी 5th जनरेशन वॉर भी चल रही है। इस वक्त जब ये 2020-21 में जब इलेक्शंस हुए जिसके अंदर के बाइडेन जीता और वो हारा और हिलरी क्लिंटन को हराया उसने, ट्रंप ने, उस वक्त भी 5th जनरेशन वॉर की को मौजूदा इल्ज़ाम ठहराया गया। फिर उसके बाद बेशुमार ऐसे मसाइल जो चीन और अमेरिका के दरमियान होते हैं उसके अंदर 5th जनरेशन वॉर के टूल्स बहुत कसरत से इस्तेमाल होते हैं। तो टूल्स ऑफ वॉर, इंस्टेंट कम्युनिकेशन, जब हमारी दुनिया में इंस्टेंट कम्युनिकेशन आया, ये ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड बना, तो फिर ये 5th जनरेशन वॉर उसका हिस्सा बन गई। लोगों ने इंस्टेंट कम्युनिकेशन के टूल्स को जंगी मसाइल, उसको दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल, पहली बात। दूसरी बात, लोग पहले रियासतों से लड़ा करती थी, इसलिए फौजों की लड़ाइयाँ होती थी। अब रियासतें माशरों पे हमलावर होती हैं, अपने माशरों पे नहीं, मुखालिफ माशरों पे, उसको 5th जनरेशन वॉर किया गया। और इसका एक अमली मुजाहरा आपने अरब स्प्रिंग की शक्ल में देखा कि अरब मुल्कों के अंदर जो रेवोल्यूशन आई, जो इनकलाबात आए, उसको अरब स्प्रिंग कहा गया। और उसका एक बुनियादी टूल जो था वो इंस्टेंट कम्युनिकेशन था, सोशल मीडिया था, जिसको इस्तेमाल किया गया। तो ये है वो ख़तरा जो कि पाकिस्तान के ऊपर आज भी लागू है। प्रॉब्लम कहाँ पे होता है? प्रॉब्लम हमारे यहाँ होता है जब हम इसको एक फ़ौज का टूल समझते हैं कि फ़ौज उसका हवा बनाती है हमारे लिए और हमें डराती है। हम ये नहीं रियलाइज़ करते कि भारत के अंदर क्या हो रहा है, इसराइल क्या कर रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, रूस और चीन में क्या हो रहा है। तो ये एक हकीकत है। अब इसका तरीका क्या है? इसका तरीका, इसको लड़ने का इलाज, अनाज, मिजाज, वो जो इतनी चीज़ें हसन भाई ने बोली हैं वो सब की सब इसमें शामिल है। आप तालीम कितनी देते हैं, आप अपने मुआशरे को बढ़ाते कैसे हैं। जितना मुआशरा अपने अंदर मुस्तहकम होगा उतना ये बाहर की अलगार को फेस ऑफ कर पाएगा। हमारे यहाँ मसला क्या हुआ, कहाँ बदनामी हुई, जब सार साहब कह रहे थे उनकी बातों में बहुत हद तक दुरुस्तगी है। देखिए, जब भी आप कोई भी टूल ऑफ वॉर आप अपने अंदर अपने ही लोगों के खिलाफ किसी वक्त इस्तेमाल करेंगे, और ये पार्टियां भी दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करती हैं। इस वक्त एक पार्टी, सियासी पार्टी, बाकी तमाम सियासतदानों के खिलाफ इस्तेमाल करे, वो सियासतदान उनकी अपनी जो सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं वो किसी और के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। लेकिन होता यह है कि जब भी आप कोयले की दलाली करेंगे, आप पार्टिजान हो जाएंगे, तो फिर आपके हाथ काले हो जाएंगे। मुझे फैज़ हमीद का नाम या कमर बाजवा का नाम सुनते खुशी हरगिज़ नहीं होती, शर्मिंदगी होती है। ये वो हमारे साथी हैं जो बाद में आए और इन ओहदों तक पहुंचे, लेकिन जब उनको इस तरह की चीज़ों में देखा जाता है और साथ मिलाया जाता है और उनको इस रंग में पेश किया जाता है, तो मैं समझता हूँ कि उनके अभी के जो कोलीग्स हैं, जो भी सर्विस में हैं, जो आने वाले लोग हैं, क्या वो इससे सबक सीख रहे हैं? अगर ये 5th जनरेशन वॉर के टूल्स हम अपने दुश्मनों के खिलाफ, जो कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनके खिलाफ इस्तेमाल करें तो बात बनती है। वो एक फोर्स तैयार होनी चाहिए, लेकिन जब उस फोर्स को आप तैयार किसी और मकसद के लिए करेंगे, अंदरूनी मसाइल के लिए, सियासत में उलझेंगे, तो फिर आपके हाथ और आपका रंग काला होगा। इसलिए बेहतर है कि उससे बचा जाए। लेकिन 5th जनरेशन वॉर एक हकीकत है, इसको हर्जा सराई के तौर पे, इसको किसी मजाक के तौर पे नहीं लेना चाहिए। आज की दुनिया की ये एक हकीकी जंग का तरीका है। ठीक, निसार राना साहब, सबकी गुफ्तगू आपने सुनी। क्या मामले की जड़ और असल मसले तक पहुंचे बगैर मामला हल की तरफ ले जाया जा सकता है कि उसे इग्नोर कर दिया जाए? अब सार साहब, मैं आपको लेती हूँ, सार साहब का पॉइंट ले लूँ, या फिर मसला आइडेंटिफाई होकर आगे जाना जरूरी है? जिस भी तरह आगे जाना जरूरी, क्या ऑप्शंस हैं और क्या निपटा जा सकता है? देखिए, ये जो 5th जनरेशन वार और ये हाइब्रिड वार है, ये कोई पिछले 2-3 दहाइयों को देखें तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, और ये मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ अंदाज में इस्तेमाल होती रही है। पाकिस्तान में आप जैसे कह रही हैं कि 14 महीने पहले या 2 साल पहले इस पर बहुत शोर हुआ, और उसके बाद अब जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे सामने है। 9 मई के वाक़यात को भी इससे जोड़ा जाता है, तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, जिन्ना खादियाँ गाजना टिडोना दे पीड़, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन ये हुकूमत इटसेल्फ लाशऊरी तौर पे उस 5th जनरेशन वार का खुद हिस्सा बन रही है। एक ऐसी ट्वीट जिसके कंटेंट कुछ था
और उसका ट्वीट में कुछ और बात वट एवर जो भी थी, इन्होंने उसको बुनियाद बना के एक नया नैरेटिव डेवलप किया है और उस नैरेटिव को लेके चल रहे हैं। ये खौफनाक बात है। ये आहिस्ता आहिस्ता ये इस तरफ लाना चाह रहे हैं कि जैसे खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स और कहीं पाकिस्तानियों के दरमियान कोई ऐसी चीज़ है जो कतन कहीं नहीं है, लेकिन ये एक अपनी सियासी बका के लिए एक ऐसा नैरेटिव मुसलसल डेवलप रखना चाहते हैं ताकि पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो आमने सामने रहे, और ये उसके चक्कर में अपनी खाल जो है वो, चाहे मिसाल के तौर पे मैं 2-3 चीज़ें आपसे डिस्कस करता हूँ। आज डॉलर फिर 2 रुपये महंगा हो गया, बिजली 2 रुपये में मजीद महंगी हो गई, सलमान शहबाज जो है मनी लॉन्ड्रिंग केस से बरी हो गए, 61 अरब रुपए आपने अरकान असेंबली को रिश्वत के तौर पे जारी कर दिए 3 महीनों के लिए। आप अब इन दो कुव्वतों को आमने सामने खड़ा करके अपने सियासी जो नीचे से हुंजा फेरे जा रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि ये जो बड़ी बारीक गेम होती है ये नफ्सियाती और आसाब की गेम होती है, और इसके अंदर आप बाज़ औक़ात ऐसा लग रहा होता है कि जैसे आप किसी की हमायती हैं, लेकिन आप उसके मुखालिफ एक प्रोपेगेंडे का हिस्सा बन रहे होते हैं और उस प्रोपेगेंडे को डेवलप कर रहे होते हैं। और ये हुकूमत मुसलसल शऊरी तौर पर या लाशऊरी तौर पर, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी जो हसन भाई ने बात की थी कि ये तो नैरेटिव ये खुद लेके चल रहे थे बहुत पहले से, पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर ये हमारे ऑफिसर्स के खिलाफ बोलते रहे हैं, ये जलसों में बोलते रहे हैं, ये कन्वेंशंस के अंदर बोलते रहे हैं, जो आज ये अपने आप को मामे चाचे बन रहे हैं उस नैरेटिव के, तो ये तो खुद डेवलप करके लेके आए थे। तो लाशऊरी तौर पे मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को इसमें स्टेप इन होना चाहिए, और इस ये वाले प्रोपेगेंडा क्योंकि ये उनके हवाले से है ना, मतलब तो वो जाने आपको दवा चाहिए, वो जाने उनका काम जाने, उन्हें आता है हैंडल करना, लेकिन ये मामे चाचे बन के खेल को मजीद खराब हर वजीर आजम फिर बाद में कहता है मुझे कोई और हैंडल कर रहा था। अब सार साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं एक शहजाद चौधरी साहब ने बहुत बेहतरीन बात की है, मैं उसको दोहराना चाहता हूँ और आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि जो मौजूदा उनके साथी हैं कमर जावेद बाजवा के और जनरल फैज़ के, उन्होंने क्या सबक सीखा है कि नहीं सीखा, ये बड़ी अहम बात उन्होंने की और ये सीखना चाहिए सबक। और जो कुछ हुआ है ये इबरतनाक चीज़ है, ये नहीं होनी चाहिए थी जो कुछ हुआ है, लेकिन हो गया तो सबक सीखे। दूसरी बात उन्होंने की है कि ये 5th जनरेशन वॉरफेयर जो है ये हकीकत है, लेकिन प्रॉब्लम है कि अगर आप अपने मुआशरे के किसी सेगमेंट पे ये लागू कर दें तो फिर ख़तरनाक है, और यही हुआ है। मैं उसकी आपको एग्जांपल देता हूँ और दुख मुझे और बहुत सारे लोगों को इसी बात का है कि आपने अपने मुआशरे पे 5th जनरेशन वॉरफेयर लगा दी कि जो पैनामा है वो अप्रैल 2016 में वो शुरू हुआ स्कैंडल, और जुलाई 2017 में नवाज शरीफ को निकाल दिया गया। ये बनते 14 महीने। मैंने 14 महीने का डेटा निकलवाया सिर्फ 15 टीवी चैनल का, जो टॉप के 15 टीवी चैनल न्यूज़ के थे। 4,500 प्रोग्राम हुए पैनामा पे सिर्फ उन 14 महीनों में 15 टीवी चैनल पे। प्राइम टाइम सिर्फ कह रहा हूँ 7 से 8, 8 से 9 और 10 से 11। अब आप ये एक तरफ, और कश्मीर का मैंने डेटा निकाला, जिस वक्त मोदी कश्मीर को हड़प करने का प्लान कर रहा था 126 प्रोग्राम हुए इन्हीं टीवी चैनल पे कश्मीर पे। तो बताएं कश्मीर पे 4,500 प्रोग्राम होने चाहिए थे, ये पैनामा पे, लेकिन तरजीहात मुख्तलिफ थी, मकासद मुख्तलिफ थे जिससे मुल्क तबाह होता है, और ये नहीं होना चाहिए। एक बात और मैं करना चाहता हूँ, कमर जावेद बाजवा में और आसिम मुनीर में फर्क क्या है? बिल्कुल आखिरी सेंटेंस, कमर जावेद बाजवा ने 6 साल इस मुल्क पे। मैं चारों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगी। जितनी गुफ्तगू में 2 ही जुमले कंक्लूड करती हूँ कि जाती सियासी बका, इख्तिदार और इख्तियार के लिए सब करेंगे ये सब लोग, मगर आइन, कानून, इंसाफ और अवाम के लिए कुछ भी करना यहाँ बहुत मुश्किल है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।